देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। आज सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने दीप जलाकर शुरुआत की। मंच पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बैठक में दूसरे मुद्दों के अलावा यूपी चुनाव पर खास फोकस रहा। इस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी वर्चुअली शिरकत कर रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में नेताओं का जमावड़ा, तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा बने और लगातार इस बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की शुरुआत की। कोरोना एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और साथ ही आने वाले चुनाव पर बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी को अपनानी है, इस पर भी मंथन हुआ। बीजेपी कार्यकारिणी का खास फोकस यूपी पर है। सीएम योगी खुद बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी है। यूपी के बीजेपी नेता भरोसा जता रहे हैं कि योगी मोदी है तो बेड़ा पार लग ही जाएगा। 5 करोड़ संगठनात्मक कार्यों की और जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनका आकलन और समीक्षा होती है। तो ये एक रूटीन जो संगठनात्मक कार्य है उसके अंतर्गत आता है। योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है। राष्ट्रीय कार्य समिति जो होती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में होती है। वो दिल्ली में हो रही है। हम लोग वर्चुअली यहाँ जुड़ रहे हैं। जो 2022 में हम लोग रिकॉर्ड विजय फिर से प्राप्त कर रहे हैं। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। वो जनता के आशीर्वाद से वंचित हो चुके हैं। अभी उनको जनता का आशीर्वाद निकट भविष्य में प्राप्त नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में जो आना चाहे वो आए। अभी तो लड़ाई में कोई नहीं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कोरोना, महंगाई सहित कई मुद्दों पर मंथन चल रहा है और क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं। स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। मेरे सहयोगी हिमांशु लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे जुटाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको सुना देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही हैं। इसीलिए सेवा और समर्पण के ऊपर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में अच्छा विस्तार से उसका रिकग्नाइज किए हैं। फिर मुख्यतः जो आप लोग आपके कॉलम्स में, मीडिया में लगातार लिख के आ रहे हैं, आने वाले चुनाव के राज्यों के ऊपर विस्तार से ज़रूर चर्चा हुआ और उसमें इससे पहले बंगाल हो, पुदुचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, इन राज्यों में हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी विस्तार से बोला गया है और आने वाले चुनावों में भी हमारी कमिटमेंट पूरे पार्टी के स्तर पर और उसको बूथ लेवल तक काम करने का एक कमिटमेंट आज ओवरवेलमिंगली सबके सपोर्ट के साथ वो विषय भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आया। इसके तुरंत एक विषय मैं ज़रूर जोड़ूंगी,
चुनाव से संबंधित, बंगाल के वायलेंस के ऊपर पूरे पार्टी ने इसको पुरजोर खंडन किया है और ये भी कटिबद्ध है पार्टी कि हर एक बंगाल के कार्यकर्ता के साथ हम रहेंगे और उनको जुडिशरी के द्वारा, ड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उनको उनके जस्टिस दिलवाएंगे. So we will fight it out in the court. We will be in support of every worker of the party in Bengal. In his speech also, party ke Adhyaksh ji, Nadda ji had very clearly explained what kind of and what level of violence, not even leaving women, the violence, political violence, which has happened, on which every speaker and also the political resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court. There's a specific mention of we shall ensure victory आने वाले चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में. Resolution of victory in the upcoming elections finds a specific place. चलिए हिमांशु का रुख कर लेते हैं. लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं हिमांशु. इस वक्त अगर बैठक की बात की जाए तो क्या बैठक पूरी तरह से समाप्त हो गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण का भी सभी को इंतजार था कि आखिर वो क्या जीत का मंत्र पार्टी को देने वाले हैं. हिमांशु, एक बार फिर से हिमांशु का रुख करेंगे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे. कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है. बहरहाल तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं. आज ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी और जैसा कि आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सुना, धर्मेंद्र प्रधान को भी सुना, केंद्रीय मंत्री हिमांशु जुड़ गए हैं. हिमांशु का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं. हिमांशु, इस वक्त बैठक क्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? और क्योंकि सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण पर भी थी कि आखिर मोदी मंत्र क्या होगा, जीत का मंत्र पार्टी को क्या देने वाले हैं, वो उस पर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल पार्टी अब जो है अंतिम, ये बैठक अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई है और अब से कुछ देर के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना भाषण के अंदर पार्टी को मार्गदर्शन देंगे कि अब पार्टी को किस तरीके से और आगे बढ़ना होगा. जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन में इस तरीके की बैठकों के अंदर अपना मार्गदर्शन देते हैं तो जरूर वो एक नई सोच के साथ बताते हैं कि संगठन को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है. मल्लिका, साथ ही साथ आपको याद करना होगा जून में भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 7 शाह का उन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था संवाद होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, जो है संयम होना चाहिए और साथ ही साथ संगठन को कैसे आगे लेके बढ़ना होगा, ये उन्होंने बताया था. आज एक नई तरीके की नई सोच के साथ कैसे कार्यकर्ता और आगे बढ़े और संगठन को बढ़ाए. और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों के अंदर कार्यकर्ता किस तरीके से लगे कि पार्टी को एक बार फिर से इन 5 राज्यों के अंदर जो है विजय मिले. लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण में और क्या नया जो है पार्टी के इन कार्यकर्ताओं नेताओं को बताते हैं कि आगे किस रणनीति के तहत उनको आगे बढ़ना होगा. हिमांशु, शुक्रिया आपका. तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर आप बनाए रखिएगा. आगे भी आपका रुख करेंगे. आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता दें. क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला जारी है. नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मोहित कंबोज भी समीर वानखेड़े का आदमी है. मलिक ने कहा कि आर्यन के सीधे सीधे अपहरण और फिरौती का मामला है. हालांकि मोहित कंबोज ने कहा कि उनका समीर वानखेड़े से कोई रिश्ता नहीं है. आर्यन के वकीलों ने कहा कि ये खुद नहीं आया, इसे पार्टी में लाया गया प्रतीक काबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए. ये तीनों को छोड़ा गया. ऋषभ सचदेवा ये कंबोज का साला है. प्लान करके उसे ले जाया गया. 27 तारीख को प्लान तय हो गया था. जो कि पगार है वो कह रहा था कि इनकी चर्चा हुई कि अब पैसे बड़े आने वाले हैं. उसे ले जाया गया. बाद में उसे केपी गोसावी ने अपने पोजीशन में रखा. पैसे मांगे गए. जिस तरह से नवाब मलिक जी झूठे आरोप और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके नई नई बात करके चले जाते हैं, लेकिन जो कल प्रश्न पूछा गया चिंकू पठान
जो ड्रग माफिया है, म्याऊ म्याऊ ड्रग और आर्म्स के साथ जिसको अरेस्ट किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, जिसको आप सभी ने देखा कि अनिल देशमुख के साथ उसकी पिक्चर शायदरी गेस्ट हाउस में पिछले साल एक गुप्त मीटिंग की गई। मैं बताना चाहूंगा, चिंकू पठान, अनिल देशमुख, जो आज नवाब मलिक जी इतना भड़क रहे हैं और आज झूठे आरोप लगा रहे दूसरों के ऊपर, रेस्टोरेंट ऐसे लेके, वहां कोई शख्स था तो सुनील पाटिल और समीर खान था। मुझे लगता है आर्यन को किडनैपिंग का दिमाग उनका है। उनके साले के जरिए ये 2 लड़कों ने उसे इनवाइट किया। जांच में चीज़ें सामने आएंगी। कोर्ट में आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाभा के जरिए ये आर्यन वहाँ पहुँचा, ये बात सच है। ये तीनों को छोड़ा गया। ऋषभ सचदेवा कंबोज का साला है। कंबोज पहले दिन से छटपटा रहा है। कंबोज वानखेड़े के साथ मिला हुआ है। तो हमें लगता है ये साजिश है। चीज़ें धीरे धीरे, जो विजय पगारे का बयान आया है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि इस किडनैपिंग में वो भी शामिल है। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, मैं व्यापारी आदमी हूँ। मेरा 5 करोड़ रुपए साल का टैक्स भरता हूँ। मैं इस देश के अंदर, मेरा पूरा परिवार ऑफिशियली सब बिजनेस करता है। एक नहीं, मेरा अनेक बिजनेस है जो पूरा मुंबई नहीं, पूरा देश जानता है। और मैं छुपाता नहीं हूँ, बेनामी नहीं है। उनके बेटे और बेटियों की तरह मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूँगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मैं आपसे घबराता नहीं हूँ। आप चाहे जो इंक्वायरी करा लीजिए, आप चाहे जो भी केस करा लीजिए, ये लड़ाई सच और आपके झूठे नैरेटिव और आपके झूठी स्टोरी की है। कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पिछलग्गू था। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचा, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कुल्ला पे आपकी लैंड। आपने इतना भी नहीं किया, नवाब मलिक जी ने खुद महाराष्ट्र में किसान बनकर किसान की लैंड खरीदी, फार्मिंग लैंड खरीदी। ये सब जैसे जैसे उनकी गुट्टियां खुल रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और झूठे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। तो नवाब मलिक के आरोपों की फहरिस्त में आज नए आरोप जुड़े और किडनैपिंग का भी एक नया एंगल सामने आ गया है। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता राम कदम ने क्या पलटवार किया, सुनिए। 23 तारीख को प्लान तय हो गया था, जो कि पगारे वो कह रहा था कि इनकी चर्चा हुई कि अब पैसे बड़े आने वाले हैं। उसे ले जाया गया। बाद में उसे केपी गोसावी ने अपने पोजीशन में रखा। पैसे मांगे गए। 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख उठाए गए। और जब सेल्फी वायरल हो गई तो उस पर कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसे आरोपी बना दिया गया। तो पूरा मामला किडनैपिंग और रैंसम वसूली का है और आने वाले दिनों में चीज़ें धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रही हैं। आज की पत्रकार वार्ता में कहीं ना कहीं वह पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए जब सामने आया कि राष्ट्रवादी दल का नेता ही इस ड्रग मामले में सूत्रधार है और वही किरण गोसावी के द्वारा शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की वसूली करने का प्रयास कर रहा था। अब ये वसूली के हिस्सेदार कौन है, कौन से नेता, कौन से मंत्री है, यह बात जब देश और दुनिया के सामने आएगी, क्या इस भय के कारण कि महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पे चली गई? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कुछ नेताओं के जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी परसू किया जा रहा था कि पार्टी में चलो। कि सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद लगातार ड्रग को लेके सरकार को बदनाम करने का खेल चल रहा था। हो सकता है ये सभी बच्चे चले जाते, मंत्री महोदय चले जाते तो एक उड़ता महाराष्ट्र की तरह का एक इमेज क्रिएट किया जा सकता। हमेशा एनसीपी को बदनाम करने का प्रयास करने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार बीच में बीजेपी को भी घसीट रही थी। पर आज तो स्वयं ये मंत्री अपनी पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं कि उनका अब किसी पर कोई आरोप नहीं। पूरी तरह से
ये वाज़े वसूली गेट का पार्ट 2 है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करें। प्रतिदिन इस पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और आरोपों के जंजाल की वजह से ये गुत्थी उलझती जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात तट के नजदीक अरब सागर में भारतीय मछुआरों के बोट पर पाकिस्तानी फायरिंग में एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। घायल को द्वारिका की ओखा ले जाया जा रहा है। भारतीय बोट का नाम जलपरी है। पाकिस्तानी हमले में एक भारतीय मछुआरे की मौत, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। घायल को द्वारिका की ओखा ले जाया जा रहा है। भारतीय बोट का नाम जलपरी है। भारतीय मछुआरों पर पाकिस्तानी हमला, पाकिस्तानी हमले में एक भारतीय मछुआरे की मौत। तो गुजरात तट के नजदीक अरब सागर में यह हमला हुआ है। भारतीय मछुआरों पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी फायरिंग में एक मछुआरे की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य मछुआरा जख्मी हो गया है, जिसे द्वारिका की ओखा इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। भारतीय बोट का नाम जलपरी है। इस बड़ी खबर से जुड़ी और अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। अभी रुक कर लेते हैं चेन्नई का। चेन्नई में भारी बारिश के बाद पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। सड़कों पर घुटनों भर पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई भारी बारिश से बेहाल इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज रविवार का दिन है, लेकिन उसके बावजूद इसका असर ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से चेन्नई का बुरा हाल हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। तो चेन्नई में भारी बारिश के बाद क्या तस्वीर है, वो आप टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या हालात है आप समझ सकते हैं। भारी बारिश से चेन्नई का हाल बेहाल हो गया है। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। इसी के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।